जय हिंद दोस्तों। अब अपने स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के अंदर से हमें हीट ट्रांसफर करनी है कंडक्शन मेथड से। इसके लिए हम लगाएंगे फूरियर का नियम। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू ए प्लेन। हम कंडक्शन मेथड के बारे में जान रहे हैं और कंडक्शन मेथड जो है इसके लिए एक नियम दिया गया। फूरियर ने एक नियम दिया था। उस फूरियर ने एक समीकरण बनाई थी। उसे हमने बोला था कि ये फूरियर की एक आदर्श समीकरण है, जिसके लिए हमने 3 अजम्पशन माने थे। कौन कौन से? एक तो स्टडी फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो और होमोजीनियस मेटल जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए। हमने प्लेन के लिए बात कर ली, कंपोजिट वॉल के लिए बात कर ली। अब हम करेंगे होलो सिलेंडर के लिए बात। तो कंपोजिट वॉल में थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको रिव्यू हो जाए। तो कंपोजिट वॉल में हमने डायरेक्ट देखा था कि dx की जगह क्या आ जाएगा। dx की जगह एक तो L1 है और एक है L2। और हमें पता है कि हम Q को क्या लिख सकते हैं, माइनस dt यानी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में dx अपॉन में Ka लिख सकते हैं। और ये हमारा होता है थर्मल रेजिस्टेंस RTH। तो देखो K का मान दोनों के लिए अलग होगा। एक के लिए K1 होगा और दूसरे के लिए K2 होगा। और A का मान दोनों के लिए सेम होगा। लेंथ दोनों के लिए अलग अलग और K का मान भी अलग अलग। टेम्परेचर डिफरेंस T1 से T3 तक चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 से T3 लिख दिया। T1 हाई टेम्परेचर, T1 लो टेम्परेचर, T3 लो टेम्परेचर, इसलिए माइनस हटा रहा हूँ सीधा, ठीक है, बटा। अब आ गया dx अपॉन में K यानी थर्मल रेजिस्टेंस। अब ये इसके लिए अलग निकलेगा, इसके लिए अलग। तो इसके लिए अलग निकालेंगे तो क्या होती है, लेंथ अपॉन में Ka, लेंथ अपॉन में K1 प्लस K1A हो जाएगा और L2 बट्टा क्या हो जाएगा, K2A। और ये हमारा किसके लिए आ गया, कंपोजिट वॉल के लिए। अब आप इसमें एक चीज देखो, हम थर्मल रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ से। ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस। K का मान दोनों के लिए अलग अलग, L का मान भी अलग अलग। इसी प्रकार आगे और हो पैरेलल तो हम चला सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम करेंगे होलो सिलेंडर के लिए। अब देखते हैं हम होलो सिलेंडर के बारे में कि इसमें कंडक्शन द्वारा हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो आप देखो यहाँ यदि हम फूरियर का नियम लगाएं, FOURIER, फूरियर्स लॉ, तो हमें पता है फूरियर का नियम होता है हीट ट्रांसफर की रेट बाई कंडक्शन थ्रू ए होलो सिलेंडर माइनस Ka dt अपॉन में dx। लेकिन अब आप इसे देखो, ये है हमारे पास सिलेंडर कुछ इस प्रकार का। ये हमने उदाहरण के लिए लिया है। देखो ये सिलेंडर जैसे होलो है, इसकी एक त्रिज्या जो है ये R1 है, यानी ये थोड़ी सी त्रिज्या इसकी R1 है। इसमें तीन पटली है तो इसमें से एक R1 मान लेते हैं। ये छोटा उदाहरण है, वैसे थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको एज्यूम करने के लिए ये दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में R2, तो बाहर वाली जो है ये यहाँ तक R2 है। अब क्या करेंगे, इसके बीच में कोई हीट सोर्स रखेंगे जहाँ से Q उष्मा निकलेगी। ये Q उष्मा निकल के पहले R1 पे टच करेगी, तो ये R1 जो त्रिज्या है यहाँ तक, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है इसी के अंदर हीट है। और हीट का ये जो पहली सतह है इसके ऊपर टेम्परेचर कितना होगा, T1, और उसके ऊपर वाली पे T2। देखो ऐसे यहाँ पे हीट सोर्स रखा तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, T1, और उसकी बाहरी सतह पर क्या था, T2। यहाँ पे था T1 और यहाँ पे है T2। अब देखो क्या होगा, हीट सोर्स रख रहे हैं या अंदर इसके। अब हीट सोर्स अंदर रखना है। वॉल में हम क्या कर रहे थे, वॉल के अंदर यहाँ रख रहे थे और इधर वाला टेम्परेचर मेजर कर रहे थे। यानी यहाँ हाई था उसमें टेम्परेचर और यहाँ लो था। इसमें क्या करना है, इसके अंदर रखना है और Q उष्मा इधर जाएगी एक डायरेक्शन में। और जब इधर Q उष्मा जाएगी तो इधर वाली अंदर का टेम्परेचर अधिक होगा और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो यहाँ T1 टेम्परेचर हाई है और T2 लो टेम्परेचर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, T1 जो है, यहाँ T1 जो है वो हाई टेम्परेचर है और T2 लो टेम्परेचर है। और त्रिज्या क्या है, R1 और R2। जो हमारे पास पहले हमने प्लेन किया था उसमें क्या था, ये थिकनेस थी, dx ये था हमारे पास dx। अब हमारे पास dx की जगह क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर, अभी जो हीट का चेंज होगा वो किस हिसाब से होगा, वो रेडियल होगा, यानी त्रिज्या के अनुसार होगा, रेडियल फ्लो होगा। तो अब हम क्या करते हैं, dx को रिप्लेस कर देते हैं dr से। अब यानी यहाँ, अब इसे हटा दूं, यहाँ हटा के मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, dr। ये अब किसके साथ वेरी करेगा, q
रेडियल के हिसाब से वेरी करेगा, यानी त्रिज्या के हिसाब से। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी फ्लो थोड़ा कम होता जाएगा, मतलब ये ज़्यादा है तो ये कम होती है। ये हमने बहुत पहले बात कर चुके हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमें के चाहिए, तो इसके लिए कुछ न कुछ के होगा, कोई दिक्कत नहीं है। होमोजीनियस मेटल है, 3 अजम्पशन तो मान के चलने होते हैं, वो पहले लिखने पड़ते हैं, वो आप लिख लेना, सारी वीडियो में हमने लिखा है वैसे, ठीक है। और उसके बाद में होमोजीनियस है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी फ्लो है, 1 डायमेंशनल फ्लो है, सब ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ए, सबके लिए ए हम पहले ए मान के चल रहे थे, अब ए क्या मान के चल रहे हैं, देखो यहाँ ये है हमारे पास बेलन या सिलेंडर, खोखला सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है। तो इसके लिए ए यानी इसके जो इसका एरिया है यानी क्षेत्रफल है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये इसके ए का मान होता है 2 पाई आर एल। तो आप एक चीज देखो, 2 पाई कांस्टेंट है, एल ये भी लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। इस एल को मैं बड़ा लिख लूँ, चल एक बार छोटा ही ठीक है, बाद में करेंगे बड़ा ऐसा। इसे देखो एल है, ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट राशि है, क्योंकि एल तो चेंज होगी नहीं। लेकिन आप देखो आर चेंज होता है, आर पहले क्या था, R1 था, यहाँ से हीट जब निकलनी स्टार्ट हुई यहाँ तक R1 है, इसके बाद हीट निकलनी स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे यहाँ तक R2 हो गई, यानी लेंथ जो है वो क्या हो, ये रेडियस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर हाई था, यहाँ हाई था, और उसके बाद यहाँ क्या हो गया, लो हो गया थोड़ा, यानी यहाँ T2 हो गया, यहाँ T1 था। तो ये क्या है, ये हमारे पास वेरिंग है, VERYING, वेरिंग क्वांटिटी है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कांस्टेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हमें समाकलन करना पड़ेगा, और जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन किस चीज का होता है, कांस्टेंट को तो हम बाहर रखते हैं, और जो वेरिंग होती है उसका हम समाकलन करते हैं। तो इस हिसाब से हम आगे चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T1 से T2, तो इसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2, और हम माइनस का चिन्ह हटा सकते हैं क्योंकि मैंने T1 माइनस T2 किया है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आगे हल करते हैं। तो अब देखो Q बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के ए की जगह मान रख लूं 2 पाई आर एल, कोई दिक्कत नहीं है। dt को एक बार मैं dt रहने देता हूं, dt को एक बार मैंने क्या रहने दिया, dt, अपॉन में क्या आ गया, dr, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता है dr क्या है, एक वेरिएबल है, यानी वेरिएबल है, dr वेरिएबल है, और यहाँ पे r भी वेरिएबल है। मैं इन दोनों को एक साइड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ इसे हल करता हूँ, आगे लिखता हूँ मैं इसे q, ये q आ गया, इस dr को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया dr, और ये जो r था इसे इसके नीचे ले आता हूँ, यहाँ आ जाएगा r, और बराबर में क्या बच गया, माइनस के, और उसके बाद 2 पाई बच गया, मैंने लिख दिया 2 पाई, उसके बाद में l बच गया तो मैंने लिख दिया l, और उसके बाद में मेरे पास बच गया dt। अब आप चीज देखो, एक r भी चेंज हो रहा है, r तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हीट जा रही है, तो R1 से R2 हो रहा है, और उसके अंदर k चेंज हो रहा है, k तो पूरे के लिए सेम ही है क्योंकि होमोजीनियस मटेरियल है। 2 पाई एल तो सेम ही है क्योंकि एल लेंथ एक जितनी है इतनी लेंथ रहेगी, इतने में से फ्लो होगा। और dt क्या है, टेम्परेचर, ये भी चेंज हो रहा है। यहाँ T1 था, धीरे धीरे ये क्या हो गया, T2, धीरे धीरे यहाँ T1 था, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता कम होता गया, यहाँ T2 हो गया, थोड़ा और ज़्यादा कम हो गया। तो ये भी वेरिएबल है। तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक तो ये क्वांटिटी वेरिएबल है और एक ये क्वांटिटी वेरिएबल है। अब हम करेंगे समाकलन इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक छोटी क्वांटिटी है, dr अपॉन में r एक छोटी क्वांटिटी है। अब इस पूरे बेलन के लिए निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा समाकलन। अब देखो समाकलन किस प्रकार करेंगे, इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इसे हटा देते हैं पूरे को ही। अब देखो, अब हम करते हैं समाकलन किस प्रकार, देखो मैं लिख देता हूँ q, ये एक बार दोबारा लिखता हूँ, q dr अपॉन में r बराबर माइनस के 2 पाई l और dt अपॉन में सॉरी कुछ नहीं है, ये इस l को अपने एक बार स्मॉल l कर लेते हैं ताकि हम यहाँ स्मॉल l लेके चल रहे हैं, तो उसको स्मॉल l ही कर लिया। अब देखो, अब हमें करना है समाकलन और इसका भी हमें करना है समाकलन, दोनों का समाकलन कर दिया। अब आप एक चीज देखो, इसका समाकलन की लिमिट क्या रखेंगे, कहां से कहां तक समाकलन करेंगे, इसमें कहां से कहां तक करेंगे। अब देखो ये r चेंज हो रहा है, तो इसका समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, इसका समाकलन करेंगे कहां से कहां तक चेंज हो रहा है यार,
आर का मान कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, आर का मान R1 से R2 तक चेंज हो रहा है, R1 का मान R1 से R2 तक चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार T का मान कहां से कहां तक, T का मान T1 से T2 तक चेंज हो रहा है, T का मान T1 से T2 तक चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लिया। अब आपको समाकलन थोड़ा बताता हूं मैं, आपको थोड़ा समाकलन के बारे में बताना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा। देखो, चूंकि समाकलन किस प्रकार होता है, समाकलन जैसे मैं dx से समझाता हूं आपको। dx का समाकलन क्या होता है, समाकलन में क्या होता है, dx का समाकलन होता है डायरेक्ट x। उसके बाद में अपने एक समाकलन देखते हैं dx इंटू एक्स, dx इंटू एक्स, या इसे से लिख लो x इंटू dx। इसका समाकलन देखो कैसे होता है, इसका समाकलन होता है ये dx है और ये dx है, ये सॉरी x है, ये dx है। यहाँ dx का हमने बनाया था x, यानी जब इसके साथ कुछ नहीं था, एक था, तब हमने इसका x बना दिया। अब इसके साथ x है तो क्या आप देख सकते हो कि इसका x स्क्वायर बनेगा। यहाँ एक था तो x बनाया एक, अब यहाँ x है तो इसका क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। किस प्रकार से, देखो यहाँ एक बार x का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ये कुछ इस प्रकार होता है। देखो ये है हमारे पास x, इसकी घात कितनी है 1, तो इसके साथ 1 जोड़ना होता है, 1 जोड़ दिया 1 + 1, और नीचे ये जो है ना, ये सेम का सेम नीचे लिखना होता है। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2, और इसके नीचे भी यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सिस्टम हुआ, देखो यहाँ पे था 1, तो यहाँ पे कोई x की क्वांटिटी तो थी नहीं, क्योंकि ये x है, dx है, और ये x के साथ ही चलेगा। ऐसे नहीं है यहाँ पे r है तो इस dt को यहाँ रख दिया तो ये समाकलन हो जाएगा, ये समाकलन नहीं होगा, ये समाकलन गलत हो जाता है, दोनों सेम होने चाहिए। अब क्या हुआ, यहाँ 1 था, हमने मान रखा है एक बार 1, तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 था, यानी यहाँ 1 का मतलब क्या हुआ, x की पावर 0 थी, x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो x की पावर 0 थी, तो मैंने क्या किया, x की पावर 0 + 1 कर दिया, और नीचे भी 0 + 1 कर दिया, तो यहाँ बन गया x की पावर 0 + 1 यानी 1 x की पावर, और यहाँ बन गया 1, तो इसे आगे हल किया तो बन गया x। तो इसका तो x बन जाता है, इसका क्या बन जाता है, x²/2। इसी प्रकार देखो, यदि आपके पास आ जाए dx अपॉन में x कुछ इस तरह, ठीक है, ये चीज मैंने समझा दी। यहाँ पे डायरेक्ट dt का क्या हो जाएगा, इसकी तरह डायरेक्ट t हो जाएगा। अब dr अपॉन में r का देखो क्या होगा, इसका आपको याद रखना पड़ेगा, dx अपॉन में x का क्या हो जाएगा, log x। log x को आप ln नेचुरल लॉग लिख दो, नेचुरल लॉग ln x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ln x, यानी log x, इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, dr अपॉन में r का log r हो जाएगा। एक चीज और समझा देता हूँ साथ के साथ, नॉलेज के लिए काम देगी, आपको नॉलेज बढ़ेगा। dx अपॉन में x स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, इसे अब ऐसे नहीं लिखना कि ln x² लगा दे, ऐसा ये गलत होता है, ये केवल इसके लिए होगा। इसके लिए क्या होगा भाई, इसके लिए ये सिस्टम लगाना है जो हम अभी करके देख रहे थे। कैसे, देखो इस x² को हम लेके चलते हैं ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, dx, ये भाग में था ऊपर गया तो आ गया x, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा, x ये भाग में था ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, और dx क्योंकि यहाँ +2 था, ऊपर गया तो -2 हो जाएगा। अब इसे कैसे करना है, ये देखो x -2, इसके साथ एक जोड़ना है बटा, यहाँ -2 और +1 ये करना है, फिर क्या आ जाएगा, x -+1, तो माइनस का 1 अपॉन में 2 - 1, -2 + 1 तो माइनस का 1, तो क्या बन गया, -x की पावर -1, ये माइनस आ गया और x की पावर -1, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/x। ऐसे होता है समाकलन। तो हमने अब इसका हमें समाकलन करना है, इसका हमें समाकलन करना है, तो q क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि q हम निकाल रहे हैं एक तरह से, तो q को एक बार यहां कांस्टेंट मान के चल लिया। और उसके बाद देखो, उसके बाद हमें करना है dr अपॉन में r का समाकलन, तो ये हमने यहां सीख लिया, ln x यानी ln r, तो ये हो जाएगा हमारे पास ln r, और ये लिमिट होगी r1 से r2। समाकलन करने के बाद लिमिट ऐसे लिखेंगे एक बार ताकि इसे आगे हल कर सकें, बराबर -k, और ये सारा का सारा कांस्टेंट 2πl तक,
उसके बाद में dt को डायरेक्ट जैसे dx को x लिखा था इसी प्रकार dt को क्या लिखेंगे t, और इसकी लिमिट हो जाएगी t1 से t2 तक। कोई डाउट? नो डाउट। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q। अब देखो पहले इसकी लिमिट यहाँ r, पहले ही ऊपर वाले का मान यहाँ रखा जाता है और बाद में नीचे वाले का, तो हम लिखेंगे ln r की जगह रखेंगे r2। ये देखो r है, इसकी जगह रखना है r2, लिख दिया भाई, लिख दिया। अब जब इसका मान यहां रखेंगे तो बीच में आता है माइनस, ये समाकलन का तरीका है। तो यहां क्या आ जाएगा ln, और r1 का मान r की जगह रख देंगे तो आ जाएगा r1। इसमें कोई दिक्कत जी नहीं। तो आगे चलो भी, आगे क्या आ गया, माइनस के 2πl, कोई दिक्कत नहीं है। अब t की जगह t2, फिर माइनस t1, तो t2 की जगह एक बार रख दिया हमने t2, फिर माइनस लगाना ही पड़ेगा, फिर t की जगह t1 रख दिया। ठीक है, तो आप देखो t1 अधिक था t2 कम था, t1 अधिक था t2 कम था, इसको घटाएंगे तो उत्तर आएगा माइनस में। तो मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं यहीं पे, यहां मैंने लिख दिया k, माइनस बाहर आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 2πl, और ये हो गया t1 माइनस t2। कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो आगे, अब आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी और देखनी पड़ेगी, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। अब आप आगे देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। लॉग में क्या होता है, चूंकि ln बराबर, यदि आपके पास a माइनस ln a2 हो, यानी एक ये वेरिएबल, एक जैसे यहाँ r2 r1 है, इस प्रकार यहाँ हो, तो इसे हम लिखते हैं ln a1 अपॉन में a2। a1 यहाँ पे और a2 यहाँ पे, बीच में जब माइनस हो, बीच में जब माइनस हो। एक और बता देता हूं साथ के साथ, यदि ln a1 प्लस हो बीच में, यदि ln a1 और प्लस हो बीच में, यहां माइनस था तो भाग में आया, प्लस है तो गुणा में आएगा, a1 a2। ये होता है लॉग की प्रॉपर्टी, ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हम यहां लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा q, और ln को क्या लिख सकता हूं मैं, r2 अपॉन में r1, r2 अपॉन में r1, जैसे यहाँ a1 अपॉन में a2 लिखा था, क्योंकि पहले वाला ऊपर आएगा और बाद वाला नीचे, बराबर। ये माइनस तो हटा ही दिया हमने, अब यहाँ लिख लेता हूँ 2, अब यहाँ लिख लेता हूँ k, यहाँ लिख लेता हूँ पाई l, और t1 माइनस t2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर लेते हैं, q का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसे मैंने यहाँ हल कर रहा हूँ, तो q बराबर क्या आ जाएगा, q बराबर, पहले इसे लिख लूँ, ये हो गया हमारे पास 2kπl t1 माइनस t2 अपॉन में, ये सारा का सारा नीचे ln t2 अपॉन में t1। कोई डाउट? t2 अपॉन में, सॉरी t2 नहीं, r त्रिज्या, r2 अपॉन में r1। इसमें भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब ये तो हमने क्या निकाली, Q, हमें Q का मान निकालना था, यानी हमें क्या निकालनी थी, हीट फ्लो रेट, हीट फ्लो रेट निकालनी थी। हमने हीट ट्रांसफर की रेट निकाल ली, हीट ट्रांसफर की रेट हमारे पास Q बराबर ये आ गई। लेकिन हम थर्मल रेजिस्टेंस पूछ ले तो कैसे करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस पूछ ले, यानी RTH का मान पूछ ले, थर्मल रेजिस्टेंस। तो हमने बताया था कि टेम्परेचर डिफरेंस को यहाँ छोड़ दो, ये जो नीचे है इसके नीचे इसे ले आओ, इसके नीचे इसे ले आओ, ये बोला था। क्योंकि ये क्या चीज़ थी, ये फूरियर नियम में था KA, फूरियर नियम में यहाँ था KA, और इसकी जगह है फूरियर नियम में था DT, और इसकी जगह फूरियर नियम में था DX। तो ये देखो R2 R1 क्या एक तरह से DX ही है, DX है। तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस का मान जब निकालेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस का, तो क्या निकालेंगे, ये का ये यहाँ लिख देते हैं ln R2 अपॉन में R1। कोई दिक्कत नहीं भाई, नीचे इसे छोड़ना है, इसको इसके नीचे लेके आना है, तो यहाँ लिख दो 2kπl, ये हमारे पास आ गया थर्मल रेजिस्टेंस।
अब एक बार इसे दोबारा देखते हैं, क्योंकि इसमें समाकलन समझाया है तो आपको ये थोड़ा झंझट सा लगा होगा। इसे हम दोबारा देखते हैं एक बार पूरे को हटा के। ये क्या है कि ये पहले जो हमने दो किए हैं प्लेन के लिए और कंपोजिट वॉल के लिए, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें आपको याद रखने हैं पहले 3 अजम्पशन, फिर फूरियर का नियम। फूरियर के नियम में क्या करना है, फूरियर का नियम था Q बराबर माइनस के ए डी टी अपॉन में डी एक्स। आप ये साथ साथ बोला करो, जैसे मैं बोलता हूँ कि फूरियर का नियम क्या था, तो आप बोले करो Q बराबर माइनस के डी टी अपन में डी एक्स, ताकि आपको क्या हो जाए, पूरी तरह से याद हो जाए। अब हमें पता है कि डी एक्स तो यहाँ है नहीं, यहाँ डी एक्स की जगह क्या है, ये हीट क्या अंदर से निकल रही है, तो ये क्या है हमारे पास रेडियस है। कुछ इस प्रकार यहाँ से हीट सोर्स है, तो यहाँ से इधर जा रही है हीट, तो ये रेडियस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब इसके अंदर प्लेन था, इसके अंदर लेंथ के अकॉर्डिंग हो रही थी। तो अब देखो, तो dx को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, dr से। इसके बाद क्या हुआ, q बराबर माइनस के ए डी टी अपॉन में dr आ गया। फिर इसके अंदर क्या किया हमने, a का मान रखा, a का मान था 2 पाई आर एल। इसमें r था जो क्या था, वेरिएबल था, और l क्या था, कांस्टेंट। l था हमारे पास कांस्टेंट और ये था वेरिएबल, VERIABLE वेरिएबल। ये हमारे पास वेरिएबल है। तो देखो ये वेरिएबल दोनों को एक साइड लेके गए थे इधर, और dt को रखा था यहाँ। फिर किया समाकलन करने के बाद लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम प्रॉपर्टी लगाते गए, और हमारे पास फाइनली ये मान आ गया q का। q जो हीट ट्रांसफर की रेट है वो हमारे पास आ गई थी 2k पाई l T1 माइनस T2 अपॉन में ln R2 अपॉन में R1। फिर हमने कहा भाई थर्मल रेजिस्टेंस भी निकाल के दिखाओ। थर्मल रेजिस्टेंस तो हमें पता है कि इसके नीचे इसे ले आएंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी ऊपर रख देंगे T1 माइनस T2, इसे तो छोड़ दो भाई, इसे छोड़ दो, और नीचे क्या आ जाएगा L1 R2 अपॉन में R1, और इसके बटा में क्या आ जाएगा 2k पाई l, और ये हमारे पास q का मान बन गया दोबारा। और ये जो नीचे क्वांटिटी है ये हमारे पास बन गई RTH थर्मल रेजिस्टेंस। अब आप एक चीज देखो, इसके अंदर हमें एक थर्मल सर्किट भी बनाना होता है। थर्मल सर्किट वो हम बनाना सीखते हैं थोड़ा। थर्मल सर्किट इसी का ही बना लेते हैं थर्मल सर्किट। देखो कैसे, बहुत आसान है भाई बनाना। ऊपर वाले जो दोनों थे प्लेन और कंपोजिट वॉल के लिए आप बनाएंगे, होलो सिलेंडर के लिए मैं बता देता हूं। थर्मल सर्किट स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक हो सकती है। थर्मल सर्किट, अब देखो भी थर्मल सर्किट कैसे बनता है। देखो यहां हमने हीट सोर्स जगाने के बाद यहां कुछ रेजिस्टेंस आएगा कुछ इस प्रकार। देखो यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे हाई टेम्परेचर T1 था, हमने लिख लिया T1। अब भाई क्या होगा, इस T1 से जब हीट गुजरेगी इस मेटल के अंदर से, हीट गुजरेगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हीट का विरोध करेगा। हमने लगा दिया रेजिस्टेंस, ये हमारा होता है थर्मल रेजिस्टेंस। ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस ये मेटल के अंदर हो गया। इसके बाद में T1 से टेम्परेचर पहुंच जाएगा हमारा T2 तक। बन गया भाई, थर्मल सर्किट बन गया। अब देखो RTH का मान हमने निकाला ही है, क्या ln R2 अपॉन में R1 अपॉन में 2 पाई के एल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।